स्टूडेंट, एक बार फिर सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सितारा कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जलवायु का एक लास्ट अंतिम पार्ट। इससे पहले हम राजस्थान की पूरी जलवायु, उसका पूरा टॉपिक है वर्गीकरण, हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अंतर्गत आज हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंतर्गत जलवायु से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। उन तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे जो अपने आप में विशेष है। इन तथ्यों पर हम जब चर्चा करेंगे तो इसके अंतर्गत प्रत्येक एक पॉइंट पर हम जितनी हो सकती है उतनी हम चर्चा करेंगे, या महत्वपूर्ण जो बातें उनको यहाँ नोट करेंगे। जैसे राजस्थान के अंतर्गत हमने बात की है किसकी, जलवायु, और उस जलवायु में हमने पढ़ा है मानसून। और मानसून में भी हमने पढ़ा है, तो क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था ग्रीष्मकालीन मानसून और एक हमने पढ़ा था शीतकालीन मानसून। और जैसा हमें पता है कि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में मुख्य रूप से अगर वर्षा है तो उस वर्षा का स्रोत है तो वो क्या है, ग्रीष्मकालीन मानसून है। शीतकालीन मानसून से भारत में कुछ ही भागों के अंतर्गत सीमित मात्रा में वर्षा होती है। तो हमारे पास यहाँ टॉपिक है राजस्थान। तो राजस्थान में जैसे देखें तो मानसून की बात है तो ग्रीष्मकालीन मानसून, और इस ग्रीष्मकालीन मानसून में भी हमने पढ़ा है तो हमारे पास दो अलग अलग भाग थे, दो अलग अलग शाखाएं थी। एक था हमारे पास अरब सागर, या हम यूँ कहें अरब सागर की शाखा, और एक है हमारे पास बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये दो हमारे पास भाग आ गए। अब इन दोनों भागों पर हम चर्चा करें तो हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के अंतर्गत अरब सागर की जो ये शाखा है, इस शाखा से राज्य के अंतर्गत क्या है, औसत रूप से वर्षा की बात देखी जाए तो राज्य के अंतर्गत इस अरब सागर की शाखा से वर्षा की जो मात्रा है वो हमें क्या प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी। और इसकी तुलना के अंतर्गत जब हम देखेंगे राजस्थान के अंतर्गत और वर्षा की अधिकतम मात्रा अगर हमें प्राप्त होती है तो उसका माध्यम है हमारे पास बंगाल की खाड़ी, या कहने को सीधा सा हम कह सकते हैं कि राज्य में औसत रूप से हमें अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है तो बंगाल की खाड़ी से। भारत के अगर आप जब पढ़ोगे तो भारत में आप इसका बिल्कुल विपरीत पढ़ोगे। भारत के अंतर्गत अरब सागर की शाखा से औसत रूप से अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से कम प्राप्त होगी। दूसरी बात है, इस अरब सागर की बात की जाए तो इस अरब सागर की शाखा है, उस शाखा का राजस्थान में जैसे ही प्रवेश होता है तो प्रवेश होता है, यहाँ जिला आता है कौन सा, बांसवाड़ा। राज्य के अंतर्गत ये अरब सागर की शाखा है, ये शाखा राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है तो कहाँ से, बांसवाड़ा से। और भारत में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ आता है केरल राज्य। बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो इस बंगाल की खाड़ी का राजस्थान में प्रवेश माना जाता है, तो यहाँ पर जिला आता है हमारे पास झालावाड़। और वहाँ अगर हम देखते हैं भारत के अंतर्गत तो इसका प्रवेश होता है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित अराकान योमा पर्वत है, उसके सहारे वो भारत में प्रवेश करती है। तो पॉइंट नंबर एक हमारा ये है। पॉइंट नंबर दो, जब वर्षा की बात है ही तो जब वर्षा है तो उस वर्षा से संबंधित बातें हम करेंगे। वर्षा को ध्यान में देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कि पूरे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में आप भिन्नताएं देखोगे, किंतु पूरे साल भर के अंतर्गत राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है तो उस वर्षा की मात्रा है तो लगभग ध्यान रखना 57.5, या आप कह सकते हो लगभग 58 सेंटीमीटर। राजस्थान के अंतर्गत औसत वार्षिक वर्षा की बात है तो 57.5 या 58 सेंटीमीटर। वहीं आप भारत में देखोगे तो भारत के अंतर्गत है तो ध्यान रखना वो होगी आपकी 110 सेंटीमीटर। तो ये कुछ बातें बीच बीच में साथ साथ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो नंबर 3, राजस्थान के अंतर्गत वर्षा की बात हो रही है तो यहाँ औसत होगी। अब देखिए राजस्थान के अंतर्गत समवर्षा रेखा, यानी वो वर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग दो समान भागों के अंतर्गत विभाजित करती है, तो इसमें आता है हमारे पास 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान के एक हिस्से के अंतर्गत 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत वर्षा की मात्रा है तो वो 50 सेंटीमीटर से अधिक मिलेगी। फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत वर्षा की बात है, समवर्षा रेखा आ गई तो राजस्थान के अंतर्गत औसत वर्षा के दिन,
क्योंकि अलग अलग समय के अंतर्गत वर्षा होगी, किंतु यहाँ पर हम देखें तो राज्य में पूरे साल भर के अंतर्गत एवरेज अगर देखा जाए तो वर्षा के जो दिन हैं उन दिनों की संख्या होगी तो लगभग है कितने होंगे, 29 दिन। तो यहाँ पर 29 दिन एवरेज निकल कर आएंगे। फिर अगर देखें तो कुछ थ्योरिकल बातें, राजस्थान में हम क्या देखेंगे, राजस्थान में उत्तर पश्चिम से और किस ओर जाएं, दक्षिण पूर्व की ओर, या मैं यूं कह दूं हम चलें किस दिशा से, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इन लाइनों को ध्यान रखना कि राजस्थान में हम किस साइड से चल रहे हैं, उत्तर और पश्चिम दिशा से, किस ओर चल रहे हैं, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। या फिर आप यूं कह दें कि राजस्थान में हम पश्चिम से और पूर्व की ओर चलेंगे। तो ध्यान रखना वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की जो मात्रा है उस मात्रा में हम क्या देखेंगे, हमेशा ही क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे जैसे हम इस भाग से जा रहे हैं थार मरुस्थल से हाड़ौती प्रदेश की ओर, या हम यूँ कह दें कि जैसलमेर से धौलपुर साइड में जा रहे हैं, तो वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि मिलेगी। इसका बिल्कुल आप विपरीत भी कर सकते हो, पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे क्या मिलेगी, कमी भी मिलेगी। तो लाइनें कहीं भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, सारी बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब बात आ रही है नंबर नेक्स्ट की, राजस्थान के अंतर्गत वर्षा को लेकर हम कर रहे हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जिससे आप सारे परिचित हैं, हमें पता है, वो है हमारे लिए झालावाड़। यहाँ पर वर्षा की बात देखी जाए तो वर्षा की मात्रा है 120 से लेकर और 140 सेंटीमीटर तक। ये वर्षा की तो बात है, तो वर्षा की बात है तो लगभग 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर। और इसी झालावाड़ के अंतर्गत वर्षा के दिनों की बात देखी जाए तो ध्यान रखना यहाँ दिन आते हैं लगभग कितने, 40 दिन। 40 दिन यहाँ पर आपको अधिकतम मिलेंगे और यहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, तो इसी वजह से इसी झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान का चेरापूंजी। और इस चेरापूंजी का संबंध है तो आपको पता है भारत के अंतर्गत कौन से राज्य से, मेघालय राज्य से, जहां पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में सबसे अधिकतम वर्षा होती है। इस चेरापूंजी की जगह वर्तमान में ध्यान रखें तो हमें पता है मोसिनराम नामक एक जगह, एक स्थान है जहां लगभग 1300 सेंटीमीटर से अधिकतम वर्षा है वो होती है। अब ये हमारे पास मुख्य बातें जिसमें हमने कह दिया राजस्थान में मानसून की बात है तो ग्रीष्मकालीन मानसून, राजस्थान में अरब सागर की शाखा से औसत रूप से कम वर्षा प्राप्त होगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिकतम। अरब सागर की शाखा का राजस्थान में प्रवेश माना जाएगा तो बांसवाड़ा से, और बंगाल की खाड़ी से प्रवेश होगा तो झालावाड़ से। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 57.5 या हम यूँ कह दें लगभग 58 सेंटीमीटर, और एक साइड में लिखा हुआ है भारत के बारे में 110 सेंटीमीटर। राजस्थान में समवर्षा रेखा लगभग 50 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वर्षा के जो दिन हैं पूरे साल भर में एवरेज वर्षा के दिन लगभग 29 दिन। राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर या हम यूँ कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि होती है। और वहीं पर राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा वाला हमारे पास जिला है तो हमने कह दिया वो है हमारे पास झालावाड़, जहाँ लगभग 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक वर्षा है। और यहीं पर वर्षा के सर्वाधिक दिन जिला स्तर पर वो मिलते हैं तो लगभग कितने, 40। और इस स्थान पर इस जिले के अंतर्गत वर्षा की मात्रा अधिकतम है। इसकी यहाँ पर तुलना है तो किसके साथ, भारत में मेघालय राज्य में स्थित चेरापूंजी नामक स्थान पर। इसी वजह से राजस्थान के इस झालावाड़ को कहा जाता है राजस्थान का चेरापूंजी। फिर देखा जाए तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, कि अधिकतम वाला तो हमने कह दिया तो हमें पता है तो झालावाड़ था, न्यूनतम वाला है तो न्यूनतम हमारे पास रहेगा जैसलमेर। और यहाँ अगर बात की जाए तो वर्षा की बात है तो यह मानी जाएगी लगभग 10 सेंटीमीटर तक,
और यहाँ वर्षा के जो दिन हैं उन दिनों की संख्या अधिकतम हम कह सकते हैं वो हमारे पास होगी 5 है। अधिकतम वर्षा के दिन उन दिनों की संख्या हम कहें तो वो हमारे पास 5 है। अब इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इनसे भी आप परिचित हैं, जिसके बारे में हम कहें तो हमारे सामने निकल कर आता है माउंट आबू क्षेत्र, और ये रहता है कहाँ, सिरोही में। यहाँ पर होती है वर्षा तो कितनी, 140 सेंटीमीटर से भी अधिक। और यहाँ अगर दिनों की बात की जाए तो यहाँ मिलते हैं लगभग 48 दिन। राज्य में सर्वाधिक वर्षा के दिनों की बात की जाए तो वो आपके 48 मिलेंगे, कहाँ, माउंट आबू में। और हमसे ये पूछा जाता है जिला स्तर पर वर्षा के सर्वाधिक दिन, तो ध्यान रखना आप कहोगे झालावाड़ में, और कितने, 40। लाइनों को ध्यान रखना, क्या पूछा जाता है, कई बार इसके हिसाब से पूछ लिया हम झालावाड़ बता रहे, कई बार झालावाड़ के हिसाब से पूछ लिया हम ये बताएंगे, तो दोनों साइड से आपका गलत होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, इसका बिल्कुल विपरीत, राज्य के अंतर्गत न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है तो पता ही है हमें, राज्य के अंतर्गत है तो वो है हमारा सम, और वो रहेगा कहाँ, जैसलमेर। यहाँ अगर देखा जाए तो वर्षा की बात है तो लगभग 5 सेंटीमीटर, जहाँ पर वर्षा के दिन कई जगह आपको मिलेंगे शून्य, किंतु हम यहाँ क्या करते हैं, 1 दिन भी मानते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी चाहे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितनी भी वर्षा हो रही हो, तो कहीं ना कहीं चाहे वो आधे दिन हुई है चाहे घंटे भर हुई, तो कम से कम उसको 1 दिन तो हम मानेंगे, 1 दिन मान के चलेंगे, पूर्ण रूप से शून्य नहीं कहेंगे। एक बात और ध्यान रखें, जब हम पढ़ते हैं तो एक लाइन ये भी आती है आपकी किताबों में, राजस्थान के अंतर्गत जो माउंट आबू है, इस माउंट आबू क्षेत्र को कहा जाता है राजस्थान का बरखो यांसक। अब ये बरखो यांसक है, ये कहाँ का क्षेत्र विशेष है, तो ये है साइबेरिया यानी रूस के अंतर्गत का क्षेत्र विशेष, और जो विश्व में न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र विशेष माना जाता है। अब राज्य के अंतर्गत माउंट आबू, एक तो यहाँ अधिकतम वर्षा हो गई, उस अधिकतम वर्षा की वजह से यहाँ आर्द्रता है, नमी है, तो वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरी बात है ये राज्य में सबसे ऊंचा भाग है, और हमें पता है ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती जाती है, तो यहाँ पर भी तापमान में दशाएँ हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस बरखो यांसक स्थान की भी यहाँ राजस्थान में तुलना है, और वो तुलना है किस क्षेत्र विशेष से, माउंट आबू सिरोही क्षेत्र से, जिसको हम कह रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। उस स्थान की श्रेणी में इसको हम शामिल करते हैं। तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के अंतर्गत वर्षा की बातें हैं, तो उन वर्षा को लेकर हम करें। अब बात आती है तो यहाँ ध्यान रखेंगे, हमारे पास एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर का मतलब क्या होता है, ये होता है आर्द्रता मापी यंत्र, क्योंकि जिस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आर्द्रता होगी, नमी होगी, उसको मापा जब जाता है तो मापने के लिए जो उपकरण इकाई हम प्रयोग में लेते हैं वो कहलाता है हमारे पास हाइग्रोमीटर, जिसको हम कह रहे हैं आर्द्रता मापी यंत्र। अब बात है तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला। अब हमें पता है राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता है तो जहाँ जिस क्षेत्र विशेष में वर्षा की मात्रा ज़्यादा मिली थी उसी क्षेत्र के अंतर्गत आर्द्रता नमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी झालावाड़। राज्य के अंतर्गत न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला, तो इसके बारे में भी हम कहें तो यहाँ भी हम कह सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा की बात है तो वर्षा की मात्रा है वो देखी जाए तो वो क्या है, अलग मिलेगी, या हम कहेंगे कम मिलेगी, तो आर्द्रता है वहाँ पर कम मिलेगी। फिर अगर हम देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान। अब इस स्थान के बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं वो हमें पता है माउंट आबू, और माउंट आबू रहेगा कहाँ,
सिरोही में, माउंट आबू सिरोही, क्योंकि यहाँ स्थान के आधार पर भी वर्षा की बात है तो अधिकतम है। फिर हम कहें राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, या हम यूँ कह दें सर्वाधिक शुष्क स्थानों की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक शुष्क स्थान है तो वो ध्यान रखना वो आता है फलोदी, और फलोदी रहता है हमारा जोधपुर में। यहाँ हम सम जैसलमेर को नहीं करेंगे, ध्यान रखना। शुष्कता की बात है या आर्द्रता की कमी की बात है तब ध्यान रखना है यहाँ पर फलोदी आएगा, वो है हमारा जोधपुर क्षेत्र का। यहाँ हम सम जैसलमेर क्षेत्र को नहीं करेंगे, वहाँ की दशाओं में नमी की वजह से कहीं ना कहीं परिवर्तन अलग मिलता है, तो वो एक अलग बात है। फिर बात है तो यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना। अब राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता की बात हमसे कही जा रही है तो सर्वाधिक आर्द्रता होगी तो इसमें सीधा सीधा तो आएगा अगस्त, और अगर 2 महीने आपसे पूछे जाए थे तो ध्यान रखना इसमें आएगा जुलाई और अगस्त। अगर आपसे केवल एक ही पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है ध्यान रखना मूल रूप से इसमें आप अगस्त करोगे, अकेले की बात है। और अगर आपसे कंबाइंड पूछा जाता है, 2 पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना जुलाई और अगस्त दोनों होंगे। इसका बिल्कुल विपरीत कर दें तो राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आएगा तो वो तो आएगा अप्रैल। एक अकेला करोगे तो अप्रैल होगा, और कंबाइंड अगर आप करोगे तो ध्यान रखना वो होगा आपका मार्च होगा। अब ऐसे कई बार पूछे जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस रहता है। मूल रूप से सर्वाधिक आर्द्रता होगी कि जुलाई के अंतर्गत मानसून आ जाएगा, वर्षा ज़्यादा हो जाएगी तो आर्द्रता की मात्रा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो वो कब होगी? अगस्त में। और मार्च और अप्रैल में से देखा जाएगा तो अप्रैल माह के अंतर्गत आर्द्रता सबसे कम मिलेगी। तो राज्य के अंतर्गत अधिकतम वर्ष आपने आर्द्रता वाला जिला स्तर कहें तो झालावाड़ संभाग कह सकते हो तो कोटा, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला है तो जैसलमेर संभाग कह सकते हो तो जोधपुर कह सकते हो। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछा जा रहा है तो हमने कहा है माउंट आबू सिरोही। न्यूनतम या हम कह रहे हैं कि सर्वाधिक शुष्क स्थानों की बात कही जा रही है तो फलोदी क्षेत्र विशेष। राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको ध्यान रखना। महीने की जब बात की जा रही है तो हमने कहा है यहाँ पर हमारे पास है मुख्य रूप से तो है अगस्त, और अगर 2 पूछे जा रहे हैं तो जुलाई और अगस्त। और जब राज्य में न्यूनतम आर्द्रता की बात है तो न्यूनतम आर्द्रता है मूल रूप से होगा तो होगा अप्रैल होगा, और कंबाइंड अगर कहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना कौन कौन सा होगा? मार्च और अप्रैल होंगे। ये बातें। अब इसके बाद आता है एक और पॉइंट जिसको कहा जाता है पोटोमीटर, जिसको कहा जाता है पोटोमीटर। ये क्या होता है? ये होता है वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र, कि वाष्प को कैसे मापा जाता है। यानी जैसे जल है, आर्द्रता है, वो धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रही है या उच्च तापमान की वजह से, और यहाँ जब वाष्प में परिवर्तन हो रहा है तो उस वाष्प परिवर्तन को मापने की जो इकाई है, पैमाना है, उपकरण है, यंत्र है, वो कहलाएगा पोटोमीटर। तो ये है हमारा वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र। अब इसमें क्या बातें हैं तब देखें। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन वाला जिला। अब राज्य में सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन की बात होगी, दर होगी, तो जिला होगा इसके अंतर्गत जैसलमेर, क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत तापमान है वो दशाएं हैं कुछ अलग मिलेगी। वर्षा की बात थी तो ज़्यादा थी नहीं, जो होगा वो धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन वाला जिला, तो राज्य में न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन होगा तो ध्यान रखना यहाँ झालावाड़ नहीं आकर यहाँ आएगा डूंगरपुर। ये एक अलग बात है, इस क्षेत्र की दशाएं कुछ अलग है। इन भागों के अंतर्गत वाष्प उत्सर्जन की दर है वो कुछ अलग देखोगे। यहाँ पर सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन वाला जिला तो जैसलमेर था, शुष्क भाग हो गया। न्यूनतम की बात की जा रही है तो यहाँ डूंगरपुर है, वैसे दिमाग में हमारे चलता है झालावाड़ चलता है, वो झालावाड़ नहीं होकर यहाँ आएगा डूंगरपुर। फिर अगर हम बात करें तो
सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन वाला महीना। तो महीने की बात है तो हमें पता है ज़्यादातर राज्य के अंतर्गत गर्मियों का टाइम पीरियड होता है तो वो जून होता है। तो जून के टाइम पीरियड में, जून के महीने में वाष्प उत्सर्जन की दर है वो क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। फिर है तो न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन वाला महीना, कम से कम वाष्प उत्सर्जन दर होगी तो ध्यान रखना वो होगी, कब होगी, वो होगी दिसंबर के महीने में। सर्दियां हो जाएंगी तो वाष्प उत्सर्जन की दर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम मिलेगी। फिर अगर देखें तो सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन, यानी ये यहां पूछा जा रहा है क्या, किस टाइम पीरियड में होगा, तो ये होगा कितने बजे, 3 बजे, यानी कब के, दोपहर के, कि दोपहर के बाद अगर देखा जाए तो तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वाष्प उत्सर्जन की दर है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी। तो सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन की दर होगी तो वो होगी दोपहर में 3 बजे, और न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन दर होगी वो होगी कब होगी, 5 बजे। और 5 बजे कब, सुबह, क्योंकि इस समय के अंतर्गत वायुमंडल में आर्द्रता नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, तापमान का प्रभाव कम से कम होगा। तो यहाँ इस समय के अंतर्गत वाष्प उत्सर्जन की जो दर होगी वो दर देखेंगे तो वो क्या मिलेगी आपको, कम से कम मिलेगी। तो यहाँ पर पोटोमीटर वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी यंत्र था। सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम की बात कर रहे हैं डूंगरपुर। सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन वाले महीने की बात तो जून, न्यूनतम की बात दिसंबर। सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन की बात है तो टाइम पीरियड तो दोपहर के अंतर्गत 3 बजे, और न्यूनतम की बात अगर हम करें तो वो न्यूनतम होगा तो वो कब होगा, सुबह होगा 5 बजे के करीब, जिस समय वायुमंडल में आर्द्रता नमी है आप कह सकते हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। इस समय के अंतर्गत वाष्प के उत्सर्जन की जो दर है वो क्या होगी, कम से कम मिलेगी। ये हो गया। इसके बाद जिससे आप परिचित हो, थर्मामीटर ताप मापी यंत्र। ये तापमान को मापा जाए तो मापने की दर है तो देखें राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला महीना। सर्वाधिक तापमान की दर अगर देखेंगे तो वो कब होगी, तो हम देखेंगे वो होगी जून में। ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड होगा तब। राजस्थान के अंतर्गत न्यूनतम तापमान वाला जिला, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आप दिसंबर नहीं करोगे, यहाँ आप करोगे जनवरी। अब ये कई बातें हैं जिन बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार हम सेम टू सेम भी पढ़ते हैं और कई बार ऐसा पढ़ लेते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम अनुमान भी नहीं लगा पाते और यहीं पर कुछ गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक तथा, इसको एक साथ कर रहे हैं, राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम तापमान वाला जिला, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा एक ही आंसर आना है। सर्वाधिक की बात कर लो, न्यूनतम की बात कर लो, तो दोनों को हम एक साथ ही यहाँ कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ हमारे पास चूरू, जिसके अंतर्गत तापमान के अंतर्गत आप विविधता देखोगे, ग्रीष्म ऋतु में उच्च, शीत ऋतु में न्यूनतम। फिर राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला। 24 घंटे के अंतर्गत, पूरा 24 घंटा, उस 24 घंटे के अंतर्गत जब तापमान की दर है क्या अधिकतम थी क्या कम थी, उसको जब मापा जाए, जो तापमान का अंतर मिलेगा वो आपका होगा दैनिक। पूरे दिन का जो तापमान है उस तापमान को जब हम पढ़ते हैं, मापते हैं, तो उसको मापा जाए तो मापने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो दैनिक तापांतर है 24 घंटे का। इसके अंतर्गत देखेंगे तो इसके अंतर्गत आएगा राजस्थान में जैसलमेर, राज्य के अंतर्गत जैसलमेर, जहाँ तापमान को आप देखोगे तो तापमान आपको
दैनिक दृष्टि से तो मिलेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर, जैसलमेर में। और यहीं जब हम देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, पूरे साल भर के अंतर्गत सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात की जाएगी तो ध्यान रखना वो होगा आपका चूरू। तो इन दो लाइनों को भी ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने कहा है तो सीधा सा है थर्मामीटर, तापमान को मापने का उपकरण, इकाई अंतर है। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान के महीना जून के महीने में तापमान, न्यूनतम की बात है तो जनवरी के अंतर्गत। सर्वाधिक तापमान न्यूनतम तापमान दोनों ही दृष्टि से हमने कहा है तो हमारे सामने चूरू है। पूरे साल भर के अंतर्गत अगर हम यहाँ गणना करें तो दिन के आधार पर, तो दैनिक तापमान का जो अंतराल है अधिकतम और न्यूनतम दोनों के अंतर्गत अगर हम अंतर देखें तो आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा जैसलमेर में। और पूरे साल भर का वार्षिक तापांतर आप कहीं ज्ञात करोगे पूरे साल भर का, तो उसके अंतर्गत आपको सर्वाधिक अंतराल मिलेगा, वो मिलेगा कहाँ पर, चूरू में। क्योंकि हमने पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु में तो तापमान है वो अधिकतम चला जाएगा और शीत ऋतु के अंतर्गत तापमान है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी न्यूनतम हो जाएगा। ऐसा ही दिन की अवधि में भी जैसलमेर के अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है। ये फिर है राजस्थान में उदयपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जलवायु दशाएं सम प्रकार की मिलती हैं। यानी इस शब्द पे ही कि राजस्थान में अगर सभी जिलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जलवायु दशाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, अलग अलग अवधियों में, अलग अलग टाइम पीरियड में। किंतु यहाँ राज्य में मूल रूप से हम देखेंगे तो उदयपुर जिले की जो जलवायु दशाएं हैं वो लगभग कैसी रहेंगी, सम। यानी ग्रीष्म ऋतु में न तो तापमान ज़्यादा जाएगा और शीत ऋतु में न ही ज़्यादा कम होगा, लगभग ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिलेगा। ये परिस्थितियाँ केवल और केवल उदयपुर में रहती हैं और वजह है हमें पता है पर्याप्त मात्रा में जल कह दें या यहाँ पर कह दें झीलें। तो ये परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों की वजह से ये दिखाई देता है। फिर बात आए तो राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक। अब कौन सा कारक, वैसे तो मैंने काफ़ी पहले बता दिया था जिस दौरान हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तब अक्षांश या मैंने बताया था अक्षांशीय विस्तार कि राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु है, उन जलवायु दशाओं को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं। उन सभी कारकों के अंतर्गत हमने कहा था अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार है वो राजस्थान की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। और अगर हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भौतिक कारक, तो ध्यान रखना हमारा आंसर होगा अरावली। क्योंकि क्वेश्चन किसी भी हिसाब से कैसे भी पूछा जाए, सीधा से सीधा पूछा जाएगा तो राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक है तो उसमें अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार। इससे भी कहीं अगर और ज़्यादा देखें तो यहाँ पर हो सकता है राजस्थान की जलवायु को भौतिक दृष्टि से कौन सा कारक सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो अरावली। या फिर अन्य हम कह सकते हैं अक्षांश। अरावली के बाद हमने क्या पढ़ा था, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, सागर तल से ऊंचाई, जल स्थल का असमान वितरण, दिन की अवधि, सूर्य की स्थिति, हवाएं हो सकती हैं, या हमने पढ़ा था वनस्पति, या फिर हमने कहा था मिट्टी या अन्य किसी भी प्रकार के और कारक जिन कारकों का यहाँ राज्य की जलवायु पर प्रभाव मिलेगा।
तो ये सारे के सारे कारक जिनकी हमने वहाँ विस्तृत व्याख्या पढ़ी थी, उनको हमने समझा था, वो सारे के सारे कारक कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब बात आती है राज्य के अंतर्गत चलने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं में अब यहाँ पर कौन सी हवाएं चलेंगी, कैसी होंगी, उनकी हम व्याख्या करेंगे। या हम यूँ कहते हैं, हमने पढ़ा था राजस्थान में अलग अलग समय में हवाएं चलती है, जिसमें हमने पढ़ा था जब मानसून का था तो हमने कहा था राज्य में विशेष रूप से जून में या मार्च अप्रैल मई महीनों के अंतर्गत चलने वाली स्थानीय गर्म हवाएं, उन हवाओं को हमने कहा था लू कहा था। किंतु ऐसा नहीं कहकर इनके अलावा भी कई सारे शब्द हैं, उन शब्दों पर हमें चर्चा करनी है। जैसे हम वर्गीकरण करेंगे तो उस वर्गीकरण के अंतर्गत कई सारी बातें आएंगी, जिसमें हमें ध्यान रखना है। पहला तो हमारी दिशा, ये हमारे पास उत्तर दिशा, ये हमारे पास पूर्व दिशा, ये हमारे पास दक्षिण दिशा और ये हमारे पास पश्चिम दिशा। तो पहले तो हमें इन दिशाओं के आधार पर पढ़ना है। ध्यान रखना, राज्य में उत्तर दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं को कहा जाता है, उनका नाम है तो वो कहलाती है धोरोंस। राज्य में उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं हैं, उन हवाओं को कहा जाता है धोरोंस। पूर्व दिशा से चलने वाली होती है तो उनको कहा जाता है पूर्वाई या फिर पूर्वैया, या फिर इनको ही कहा जाता है आगुणी। ये जो शब्द है ये स्थानीय सा शब्द है, यानी इसका मतलब होता है आगुणी का कि सूर्य के उदय की जो दिशा है, स्थिति है पूर्व दिशा, उसको हम कह रहे हैं। पश्चिम की बात है तो पश्चिम में हमने पढ़ा है तो इसको हम कहते हैं पछवा, पिछवा जो कहते हैं, या इसको कहा जाता है आथुनी। आथुनी यानी इसका मतलब हो गया पूर्वाई का बिल्कुल विपरीत हो गया। दक्षिण वाले में हमें यहाँ पर कोई विशेष नहीं मिलेगी। तो राज्य में उत्तर दिशा से अगर कोई हवाएं चल रही है तो उन हवाओं को हम कहेंगे, वो कहलाएंगी धोरोंस। पूर्व दिशा से होगी तो वो कहलाएगी पूर्वाई, पूर्वैया या आगुणी। पश्चिम दिशा से होगी तो उसको हम कहेंगे पछवा कहेंगे, उसको कहा जाएगा आथुनी। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है वो देखो। इसके बाद हमें कुछ और ध्यान रखना है जिन पर हम पढ़ेंगे। राज्य के अंतर्गत ये हमारे पास ये दिशा, इस दिशा को हम कहेंगे उत्तर पूर्व, ये एक नंबर। ये हमारे पास है तो इसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। ये भाग है तो इसको हम कहेंगे दक्षिण पूर्व, और ये भाग है इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। तो जो दिशा है उस दिशा के हिसाब से वर्गीकरण हो रहा है। अब उत्तर और पूर्व, इस दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं, इस दिशा से आएगी जो हवाएं हैं, उन हवाओं को कहा जाता है संजेरी। उन हवाओं को कहा जाता है संजेरी। उत्तर और पश्चिमी दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं को कहा जाता है सूर्या। उनको कहा जाता है सूर्या। दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं हैं, इन हवाओं को कहा जाता है समदरी। ये कहलाती हैं समदरी। और ये दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं हैं, इन हवाओं को कहा जाता है चील। वो कहलाती हैं चील। अब एक बार रिपीट कर दें। उत्तर से सीधा सा धोरोंस, पूर्व से तो पूर्वाई, पूर्वैया, आगुणी, पश्चिम से तो पछवा या आथुनी, उत्तर पश्चिम से आएगी तो सूर्या। ये कई शब्द इनको ध्यान रखना पड़ेगा दिशा के हिसाब से। उत्तर पूर्व से आएगी तो संजेरी, दक्षिण पश्चिम से आएगी तो समदरी, और दक्षिण और पूर्व दिशा से आती है तो उसको हम कहेंगे, वो कहलाएगी हमारे पास चील कहलाएगी। ये तो है हमारे पास अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं। अब इनके बाद कुछ और शब्द होंगे, जैसे एक शब्द होगा तवा। तवा का संबंध है ज्येष्ठ महीने में चलने वाली गर्म हवा, क्योंकि जैसा नाम है वैसा ही इसका अर्थ भी निकल रहा है। क्योंकि जैसा तवा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये गर्म स्वभाव की होंगी। तो यहाँ जेठ महीने में चलने वाली जो गर्म हवा है उनको यहाँ कहा जाए तवा। फिर एक शब्द आता है सिल्ली। सिल्ली है तो इसका संबंध होता है तो किस महीने से, पोष माह के अंतर्गत, यानी सर्दियों का जो टाइम पीरियड होगा, इस दौरान नमयुक्त जो वातावरण होगा, शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड होगा, उस दौरान जब वायुमंडल में चलने वाली जो हवाएं हैं, उस नमयुक्त हवाओं को, उन ठंडी हवाओं को हम कहेंगे तो वो कहलाएंगी सिल्ली। फिर एक शब्द आएगा जिसको हम कहेंगे अरडाव। अरडाव ये क्या होंगी, भयंकर आवाज युक्त हवाएं या पवन।
कि जब पवन चलती हैं, हवाएं चलती हैं, तो इस दौरान हवाओं की जो गति है अधिक होने से कहीं ना कहीं भयंकर आवाज़ जो सुनाई देती है उसको हम यहाँ कहते हैं, तो वो कहलाती हैं अरडाव के नाम से। फिर बात आती है तो राजस्थान के अंतर्गत जो हवाएं चलती हैं, या हम कह रहे हैं कि जो पवनें चलती हैं, अब इन हवाएं या इन पवनों के बारे में कुछ तथ्य आएंगे, उन पर हम कहेंगे तो हवाएं हैं वो राज्य के अंतर्गत चलेंगी। तो इसके अंतर्गत जब हम देखेंगे तो राज्य के अंतर्गत इन हवाएं हैं, इन हवाओं का सर्वाधिक विस्तार, या हम कहें कि सर्वाधिक ये चलेंगी तो कहाँ पर चलेंगी, ये हमें दिखाई देंगी श्री गंगानगर क्षेत्र में, श्री गंगानगर क्षेत्र में। और यहाँ लगभग ये मिलेंगी तो लगभग कितने, 27 दिन। कि राज्य के अंतर्गत चलने वाली जो ये हवाएं हैं स्थानीय स्तर पर, इन हवाओं का सर्वाधिक विस्तार है, या हम क्षेत्र विशेष देखें, दिन की अवधि देखें, तो वो श्री गंगानगर जिले में हमें मिलेगी और लगभग कितनी, 27 दिन। इसका अगर हम उल्टा करें, इसका हम उल्टा करें न्यूनतम अगर ये मिलेंगी तो कहाँ पर, झालावाड़ जिले में, न्यूनतम झालावाड़ में, और मात्र यहाँ मिलेंगी तो कितने, 3 दिन। कि राज्य के अंतर्गत चलने वाली हवाएं हैं तो उन हवाओं का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक दिन है, तो वो श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत लगभग 27 दिन मिलेंगी। और यहीं इसका बिल्कुल विपरीत अगर हम कहेंगे तो वो मिलेगा हमारा कहाँ पर, झालावाड़ में मात्र न्यूनतम 3 दिन। किंतु यहाँ इस झालावाड़ क्षेत्र में चलने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं को यहाँ जाना जाता है तो वो कहलाते हैं वज्र तूफानों के नाम से, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र है, कठोर भाग है, पठारी क्षेत्र विशेष है, काली मिट्टी है, यहाँ चलने वाली हवाएं हैं तो उन हवाओं को यहाँ पर कहा जाता है वज्र तूफान। और जब वज्र तूफानों की बात आ जाए राजस्थान में, तो इन वज्र तूफानों का संबंध है तो ध्यान रखना, राजस्थान में ये सर्वाधिक आपको मिलेंगे तो कहाँ, झालावाड़ और जयपुर क्षेत्र में। और इनका अगर आप न्यूनतम विस्तार देखते हो या इनकी गणना की बात आती है तो ये आपको मिलेंगे न्यूनतम कहाँ, बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्रों में। तो इन राज्य के इन भागों में, इन जिलों के अंतर्गत इन हवाओं का, इन वज्र तूफानों का जो प्रभाव है वो आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं अधिकतम या न्यूनतम मिलेगा। कहाँ पर, तो जब हमने कहा है कि राज्य के अंतर्गत जो धूल भरी हवाएं चलती हैं, वो धूल भरी हवाएं तो आपकी चलेंगी तो कहाँ पर चलेंगी, वो आपको नजर आएंगी तो सर्वाधिक होंगी गंगानगर में लगभग 27 दिन। न्यूनतम की बात है तो हमने कहा है झालावाड़ में मात्र 3 दिन। यहाँ इन क्षेत्रों में चलने वाली जो हवाएं हैं वो तेज होंगी, तीव्र होगी, उनको यहाँ पर कहा जाता है तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसको हम कहते हैं वज्र तूफानों के नाम से। और ये मिलेंगे सर्वाधिक झालावाड़ जयपुर में, न्यूनतम होगा तो वो होगा कहाँ, बीकानेर बाड़मेर में। तो ये है हमारे पास कुछ हवाएं, उन हवाओं को लेकर कई सारी बातें जो अपने आप में विशेष है। इस बात को, ये जो पॉइंट है इधर वाला, इसको तो विशेष रूप से ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो सर्किल बनाया है हमने, एक चक्कर बनाया है, इसके माध्यम से आप हवा की जो दिशा है उस दिशा को जरूर पढ़ें, आपके आसान होगा। अन्यथा आप इस चक्कर में ही रह जाओगे, उत्तर पूर्व कौन सा है, उत्तर पश्चिम कौन सा है। तो उस दौरान जब भी पढ़ो तो इसको आप एक बार पहले ऐसे नोट बना लो, नोट्स के माध्यम से फिर इन चीज़ों को आप पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये वो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें थी जो राजस्थान की जलवायु, उस जलवायु के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, उन तथ्यों को लेकर हमने ये टॉपिक किया है। तो आज ये हमारा है जलवायु का जो वर्गीकरण था, उसके अंतर्गत मानसून था, जलवायु का अर्थ था, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे, या बहुत सारी बातें थी, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ट्रिवार्था का, थोरनथवेट का, ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, या फिर हमने पढ़े थे पश्चिमी विक्षोभ, काल वैशाखी, नारवेस्टर, बारदोली चिड़ा, मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, और बहुत सारी बातें थी जो बीच बीच के अंतर्गत हमने वहाँ पढ़ी थी। उन सब बातों के बाद लास्ट में ये जो सार निकल कर आता है वो सार हमारा यही रहता है। इसके बाद भी हो सकता है भी कई सारी बातें आप और भी कहीं पढ़ते हो, वो भी मिलेंगी, किंतु यहाँ पर काफ़ी सारा हो गया है मैटर जिसको हम यहाँ राजस्थान की जलवायु में कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो बातें हमने यहाँ पढ़ी है आसानी से आपके समझ में आई है। और फिर एक बार फिर बोलूँगा, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू पढ़ो, क्योंकि हमने यहाँ ये पढ़ लिया, इनकी जुड़ी हुई बातें आपने पिछले क्लासों में जरूर कहीं ना कहीं बीच बीच में पढ़ी होंगी, तो उनको भी आप कंटिन्यू पढ़ें, लास्ट तक जो टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें। इससे आपका फ़ायदा आपके समझ में भी आएगा, और आप चाहो तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है राजस्थान की जलवायु का टॉपिक, जिसकी जितनी भी 4, 5, 6 क्लासें हुई वो अब आगे वाली क्लासों के अंतर्गत हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए जल्द ही हमारी नई क्लास का नया वीडियो आएगा।
तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं और जल्द ही मिलेंगे नई क्लास के अंदर। तो धन्यवाद सभी का।